जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। जैसा कि आप लोगों को टॉपिक दिख रहा है प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा, एजुकेशन। आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मुझे और पहले इस टॉपिक पे चर्चा कर लेना चाहिए था क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक विषय जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले शिक्षा की बात की जाती है, ठीक है। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शायद ये टॉपिक और पहले आप लोगों के साथ हमें चर्चा कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो शिक्षा का अगर बात किया जाए तो शिक्षा मानव विकास का मूल साधन माना जाता है, जिसके द्वारा बालक के जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है और उसके जो ज्ञान होते हैं, कौशल होते हैं एवं उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, जिसके आधार पे मानव एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक का निर्माण किया जाता है। और ये शिक्षा निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसके परिवार के अन्य सदस्य उसके साथ सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं और वहीं से वो बच्चा सुनना, बोलना, सीखना प्रारंभ करता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उस परिवार के अन्य सदस्य भी उसके साथ सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं और उसको और भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया बताई जाती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि उस बच्चे को उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ये बहुत सारी क्रियाएं कहीं ना कहीं उसको सिखाया जाता है प्यारे बच्चों। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है, 4 साल 5 साल की अवस्था में जब वो होता है तो उस बालक को विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है और विद्यालय में उसका ज्ञानार्जन कराया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और कह सकते हैं कि विद्यालय में उसको सुनियोजित क्रम ढंग से कहीं ना कहीं शिक्षा प्रदान की जाती है। और ये शिक्षा जो है वो विद्यालय में रह करके ग्रहण करता है और जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है या समाप्त करके जब बाहर निकलता है, ये शिक्षा तब तक उसके जीवन भर पर्यंत, कह सकते हैं जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूली, विद्यालयी या उच्च शिक्षा जो ग्रहण कर रहा है तभी तक वो शिक्षा है, नहीं। शिक्षा उसके कहीं ना कहीं आगे तक भी चलने वाली ये प्रक्रिया है, जो कह सकते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। और उसके उसी तरीके से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन भी किया जाता है प्यारे बच्चों। तो अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है अनवरत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये निरंतरता सदैव चलती रहती है। तो अगर शिक्षा शब्द पे हम लोग बात करें ना, ये तो थोड़ा सा हो गया शिक्षा से परिचय जो आप लोगों को करा रहे थे कि किस तरीके से एक बालक का शिक्षा प्रारंभ होता है, ठीक है। तो अगर शिक्षा शब्द पे हम लोग बात करें तो जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु, ठीक है। शिक्ष धातु में देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगा है, अ लगा हुआ है। तो अप्रत्यय लगने से बना हुआ है, ठीक है। जो कि शिक्ष, यही है जो शिक्ष शब्द का अर्थ या शिक्ष शब्द का अर्थ
सीखना, सिखाना होता है। ठीक है। अगर हम बात करें शिक्षा के लिए, यदि हम शिक्षा के लिए अगर बात करें तो ये शिक्षा के लिए क्या हो जाता है, सीखने, सिखाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि क्रिया से माना जाता है। ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना हुआ है। इस शिक्ष शब्द का जो अर्थ होता है सीखना या सिखाना, इसलिए शिक्षा में हम क्या करते हैं, सीखने सिखाने की क्रिया से माना जाता है या प्रक्रिया से, यहाँ प्रक्रिया लिख देंगे अगर तो भी क्रिया या प्रक्रिया से माना जाता है सीख। ठीक है। अगर इसी को हम बात करें कि शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो शिक्षा शब्द को यहाँ पे शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो अंग्रेजी में इसको एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, एजुकेशन कहा जाता है। और ये एजुकेशन जो शब्द है ना, अगर इस एजुकेशन शब्द पर अगर हम विचार करें, ठीक, तो ये एजुकेशन शब्द का अर्थ भी क्या होता है, यही निकलता है क्या, मैं इसको दूसरे मार्कर से इंडिकेट कर दे रहा हूं। इस शब्द एजुकेशन शब्द का अर्थ भी यही निकलता है, सीखना सिखाना। ठीक है। और जो ये एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना हुआ है। ठीक है। और इस एजुकेटम शब्द का अगर देखा जाए तो ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। ये एडुकेटम शब्द क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं, एक तो है ए और दूसरा ई बोलते हैं इसको, ई है, और दूसरा क्या है, डी क्यू। ठीक है। एडुकेटम भी दो शब्दों से प्यारे बच्चों मिलकर के बना हुआ है। एक जो शब्द है वो है ई और दूसरा ड्यूको। अच्छा, अब इसमें ई का अर्थ क्या होता है, तो ई का अर्थ होता है अंदर से, अंदर से, और ये ई का अर्थ होता है। ड्यूको का क्या अर्थ होता है, तो ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ाना, दिख रहा है ना इतना। तो अब अगर इन दोनों शब्दों को मिलाकर के बात किया जाए, किसका, ई और डीको का, तो हम ये पाते हैं कि बच्चे की आंतरिक जो शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना ही क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है प्यारे बच्चों। तो जो बच्चे की अंतर्निहित शक्तियां होती हैं उसको बाहर की ओर जब प्रकट किया जाता है या जब बाहर की ओर प्रकट करता है तो हम इसी को क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। ज्ञान के नाम से भी इसको पुकारा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है। और यदि प्रयोग की दृष्टिकोण से हम देखें तो प्रयोग की दृष्टिकोण से दो रूपों में शिक्षा को प्रकट किया जाता है। इसको साफ कर दे रहे हैं।
शिक्षा शब्द को अगर प्रयोग के दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रयोग की दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसके दो रूप समझ में आते हैं। यहीं पे लिख दे रहे हैं ऊपर ही, दृष्टिकोण से दो रूप होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वो होता है प्रक्रिया का रूप, ठीक है। और जो दूसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रिया परिणाम रूप, ठीक है। ये दो रूप हमें देखने को मिलता है, एक तो है प्रक्रिया का रूप और दूसरा प्रक्रिया परिणाम का रूप देखने को, या प्रक्रिया के बोलते हैं इसको, प्रक्रिया के परिणाम रूप, प्रक्रिया के परिणाम रूप, ठीक। अब एक एक चीज समझते हैं कि प्रक्रिया क्या होता है और प्रक्रिया के परिणाम रूप क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्रक्रिया का तात्पर्य यहाँ पर इस से लगाया जाता है कि जब कोई बालक शिक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है या फिर शिक्षा में लगा रहता है, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं कि वो प्रक्रिया के रूप में है, ठीक। और जब परिणाम से ये तात्पर्य होता है कि जब कोई बालक शिक्षा ग्रहण करके जब बाहर निकल जाता है तो ये कहा जाता है कि प्रक्रिया के परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि शिक्षा जो होता है वो प्रक्रिया के रूप में ही होता है, क्योंकि जब कोई भी बालक शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलता है तो वो परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया का ही रूप होता है। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? सहसंबंधित होते हैं, इसलिए शिक्षा क्या है? वो प्रक्रिया का रूप ही होता है। इसीलिए मैंने जब शुरुआत किया तो वो मैंने कहा शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत तक चलता है। तो कहीं ना कहीं हर एक विद्वान इसको क्या मानते हैं? प्रक्रिया के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। अब ज्ञान, कौशल और व्यवहार के परिवर्तन के रूप में भी इसको अभिव्यक्त किया जाता है, जो ये प्रक्रिया का रूप है, क्योंकि इसमें क्या होता है? हम ज्ञान का अर्जन करते हैं और जब ज्ञान हम अर्जन होता है तो हमारे अंदर बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट होते हैं, और जब स्किल डेवलपमेंट हो जाते हैं तो हमारे व्यवहारों में कहीं ना कहीं वो परिवर्तन देखने को मिलता है, परिलक्षित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं शिक्षा किस रूप में है? प्रक्रिया के रूप में है। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों देखते हैं तो शिक्षा शब्द को परिभाषित करने के लिए, ये तो थोड़ा सा अर्थ था, ठीक है। शिक्षा शब्द को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार कहीं ना कहीं शिक्षा को परिभाषित किया है। तो उसमें परिभाषित करने का जो सबसे पहला नाम आता है वो दार्शनिकों ने शिक्षा शब्द को परिभाषित किया, ठीक है। उसके पश्चात समाज शास्त्रियों ने शिक्षा शब्द को परिभाषित किया, ठीक है। और उसके पश्चात अगर देखा जाता है तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि समाज शास्त्रियों के अलावा भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप देखेंगे तो दार्शनिकों का नाम आता है और समाज शास्त्रियों का नाम आता है। यहाँ पर ये गलत हो गया है, समाज शास्त्रियों, ठीक है। और देखा जाए तो अर्थशास्त्रियों का नाम आता है, अर्थशास्त्री भी शिक्षा शब्द को परिभाषित करने का काम किए हैं। फिर उसके बाद राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्रियों का नाम आता है, ठीक है। और उसके पश्चात अगर देखा जाए तो जो वैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक भी शिक्षा शब्द को परिभाषित किए हैं, ठीक है।
और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आप देखेंगे और पाएंगे कि जो आपके ये होते हैं क्या बोलते हैं, अगर चलो इतना ही देखते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे अन्य लोगों ने भी कह सकते हैं कि शिक्षा शब्द को परिभाषित करने का काम किया है। तो अब हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हैं कि शिक्षा शब्द को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले दार्शनिक जो थे वो क्या बातों को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इन सब ने जो शिक्षा है वो अपने अपने आधारों पर इसको समझा, देखा, परखा और उसके पश्चात शिक्षा शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया, और सभी ने क्या किया है, अपने अपने आधार पे कहीं ना कहीं उन परिभाषाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। तो एक एक अर्थशास्त्रियों को हम लोग लेते हैं और दर्शन शास्त्रियों को लेते हैं और उसके पश्चात शिक्षा शब्द को परिभाषित करने का काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के बोर्ड पे शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय जो उनका कॉन्सेप्ट है, उनके अनुसार जो कॉन्सेप्ट है वो लिखा हुआ है। अब आप ये समझिएगा, शिक्षा के जो दार्शनिक हैं उनका जो विचार केंद्र होता है प्यारे बच्चों, वो होता है मनुष्य। ठीक है, और मनुष्य को ही वास्तविक स्वरूप मान करके या जान करके उसमें निश्चित प्रयत्न ये करते हैं कि मानव जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है, यहाँ पर वो अंतिम उद्देश्य है या अंतिम उद्देश्य की कह सकते हैं कि प्राप्ति के लिए ही वो साधन मार्ग को निश्चित करने का प्रयास करते हैं। और दार्शनिकों की जो रुचि है वो रुचि ये होती है कि मनुष्य को मूल बिंदु में रह करके वो सारी क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे आध्यात्म दार्शनिक में जो सबसे पहले नाम आता है शंकराचार्य महोदय का, जो मनुष्य के लौकिक जीवन नहीं या कह सकते हैं कि लौकिक जीवन की अपेक्षा जो पारलौकिक जीवन है उसको अधिक महत्व या अधिक प्रभावशाली मानते हैं। और वेदांती तो आप देखे होंगे कि लौकिक जीवन को सदा सदा के लिए छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए आप शंकराचार्य महोदय को जब आप देखते हैं तो ये पाते हैं कि शंकराचार्य महोदय कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्त है ना। अब इसका मतलब ये होता है कि शंकराचार्य महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ये शंकराचार्य का मानना था, क्योंकि वो क्या है, लौकिक जीवन से सदा सदा के लिए छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए जो शिक्षा पे उन्होंने परिभाषा दिया कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। अब शिक्षा के माध्यम से ही शंकराचार्य महोदय कहना चाहते हैं कि शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा हम मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात भारतीय मनीषी आते हैं, जैसा कि नाम से दिख रहा होगा। भारतीय मनीषी में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो युवाओं के जो यूथ आइकन कहे जाते हैं स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की जो जन्म से पूर्ण मानते थे स्वामी विवेकानंद जी, कि मनुष्य जो होता है वो जन्म से ही क्या होता है, पूर्ण होता है, और शिक्षा के द्वारा उसकी जो अपनी कुछ पूर्णताएं होती हैं उसकी अनुभूति वो करता है, उसके योग्य वो बनता है। इसलिए इनके अनुसार जो परिभाषा निकल के आता है वो ये आता है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य क्या है, पूर्ण है ना, और पूर्णता को क्या कर रहा है, वो अभिव्यक्त कर रहा है, और यही जो अभिव्यक्ति है उसी को क्या कह रहे हैं, ये शिक्षा का या शिक्षा को बताते हैं स्वामी विवेकानंद महोदय। अब उसके पश्चात जो कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, युग पुरुष कह सकते हैं, सॉरी युग पुरुष नहीं बोलते हैं इसको, हाँ योगी पुरुष के नाम से अगर देखा जाए तो संबोधन किया जाता है। आज विचारधाराएं लोगों की चेंज हो गई है, जो गांधी जी को युग पुरुष मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अगर आप यहीं उस समय काल के लोगों से पूछेंगे तो इनको युग पुरुष के नाम से जाना जाता है ना। तो महात्मा गांधी जो हैं, अब इन्होंने मुख्यतः 3 बातों को ध्यान में रखा हुआ है ना, और 3 बातों को कह सकते हैं बल दिया हुआ है, जिसमें मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा। तो अब यहाँ पर
इनके अनुसार जो परिभाषा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से होता है या फिर लगाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, इन तीन चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं स्थान दिया है, जिसमें शरीर है, मन है और आत्मा है। ये कहते हैं कि इन्हीं चीज़ों का क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है, सर्वोत्कृष्ट विकास करना है, ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। अब उसके पश्चात अगर थोड़ा सा यूरोपीय देशों से अगर हम देखते हैं तो जो बड़ा नाम आता है यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो का नाम आता है, और ये दो चीज़ों पे बात करता है। एक तो क्या है आपका जो है प्लेटो कहाँ गया, ये शरीर और आत्मा ना। तो ये कहते हैं कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वो योग्य है। ये प्लेटो महोदय कहते हैं कि शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है, जो कहीं ना कहीं आप पूर्णता की बात स्वामी विवेकानंद के परिभाषाओं में देखने को मिलता है ना। तो वो उसके योग्य होते हैं, उसकी बात कहीं ना कहीं प्लेटो कहता है। ठीक है। अब उसके पश्चात अगर देखेंगे तो प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु भी अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा दार्शनिक रहा है और प्लेटो से बहुत कुछ वो सीखा हुआ है। उन्हीं के कहीं ना कहीं सीखने के पश्चात ही वो एक नया परिभाषा देता है, और इस परिभाषा में उसने दो चीज़ों को सबसे महत्वपूर्ण माना हुआ है ना। एक तो है शरीर या स्वस्थ शरीर कह सकते हैं, और उसके बाद स्वस्थ मन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। और इसी से परिभाषा इन्होंने दिया हुआ है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। अगर जिस बालक का स्वस्थ शरीर नहीं होगा ना, वो सीखने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होगा, तो टीचर कितना हो बता ले, कितना हो समझा ले, वो अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका शरीर क्या है, स्वस्थ नहीं है। अगर मन भी स्वस्थ नहीं होगा, आप शारीरिक रूप से तो यहाँ बैठे हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और सोच रहे हैं, अब आपका मन कहीं और है लगा हुआ है, तब भी टीचर आपको कितना हो बता ले आप नहीं सीख पाएंगे ना। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया तभी हो पाएगी जब आपका शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा, और मन भी आपका स्वस्थ होगा, तभी आप सही ढंग से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये अरस्तु है। आप देखते होंगे कि अगर किसी से भी शिक्षा की परिभाषा पूछी जाती है तो एक लाइन में सबसे पहले ये अरस्तु की परिभाषा बच्चे बताते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही क्या है, शिक्षा कहलाता है। अब उसके पश्चात जो नाम आता है भौतिकवादी दार्शनिक, जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चार्वाक हैं, और केवल ये लौकिक जीवन को ही सत्य मानते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो सुखमय, उसको भोग करना चाहिए, और यही जीवन है जहाँ पर सब भोग विलास कर लेना चाहिए, उसके पश्चात जीवन नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं, शिक्षा को इस रूप में प्रकट करते हैं कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। तो मतलब अगर शिक्षा है तो आप शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस प्रकार का कहीं ना कहीं चार्वाक अपने कथनों में प्रस्तुत करते हैं। तो आपने प्यारे बच्चों ने आपने देखा कि शिक्षा का जो दार्शनिक संप्रत्यय है वो इस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया है। अब इसके पश्चात जो दूसरा नाम आता है वो शिक्षा का सामाजिक संप्रत्यय। ठीक है, शिक्षा का सामाजिक संप्रत्यय। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब सामाजिक संप्रत्यय की बात करते हैं। तो पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं, उसके पश्चात मैं आप लोगों को सामाजिक संप्रत्यय भी स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए शिक्षा का जो सामाजिक संप्रत्यय है उसमें कुछ जो समाजशास्त्री रहे हैं उन समाजशास्त्रियों ने शिक्षा का जो विचार केंद्र माना है वो समाज को माना है। ठीक है, और समाज को ही ध्यान में रख करके उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, उसके कॉन्सेप्ट को बताया गया है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया होती है, उसमें
एक व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को, तथ्यों को क्या करता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और उसी से कहीं ना कहीं वो विचारों, तथ्यों को सुनता है, समझता है। और जब किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तो कहीं ना कहीं यही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सीखना और सिखाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब कोई बालक, कह सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब बालक कोई पैदा होता है तो वो उस वातावरण में रहता है या समाज में कह सकते हैं कि रहता है, और समाज में ही उसको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और वो समाज के साथ ही अंतःक्रिया करता है, क्योंकि कहा जाता है कि बालक क्या होता है, एक कोरे कागज़ के समान होता है या फिर कच्चे घड़े के समान होता है। वो समाज में ही आकर के समाज के लोगों को सुनता है, समझता है, उसके जैसा फिर व्यवहार करना सीखता है। आप उसी तरीके से देखे होंगे कि अगर एक बालक है, एक बालक अगर सिर्फ अपने परिवार में रहता है और परिवार के कुछ लोगों के सदस्यों से बातों को सुन रहा है और उनके बातों को अनुसरण करके और उसके जैसा फिर व्यवहार करना चाहता है या बोलता है ना, तो वहाँ पर सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके ना वो सीख रहा है। उसके लिए जो समाज है उसका परिवार ही है। लेकिन एक बालक जब घर में भी है, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, घर के आस पड़ोस भी जा रहा है, विद्यालय में भी जा रहा है, उसका जो समाज है वो थोड़ा सा व्यापक है। तो आप देखेंगे कि जो घर परिवार में ही बच्चा रह रहा है उसका जो शब्दकोश है, सामाजिक स्तर है, वो परिवार तक ही सीमित है। लेकिन एक बालक जो परिवार में भी है, पड़ोस में भी है और विद्यालय में भी जा रहा है ना, मित्रमंडल बना है, तो उसका समाज कहीं ना कहीं और व्यापकता है और उसके शब्द भंडार भी ज़्यादा विकसित पाए जाते हैं। सामाजिक कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जब ये सामाजिक प्रक्रिया आती है तो सामाजिक प्रक्रिया अपनाने के लिए बच्चे को अपने भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। और जब भाषा का प्रयोग करता है तो उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण आती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि उसमें सहयोग करने के लिए उसके कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों की सहयोग लेता है, जिससे कहीं ना कहीं वो सामाजिक अंतःक्रिया करता है और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही वो क्या कर पाता है, अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाता है और वहाँ पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो शिक्षा होगा वो सामाजिक प्रक्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है शिक्षा में, क्योंकि जब बालक समाज में ही या समाज के बारे में नहीं जानता है तो वो कहीं ना कहीं अपने तक ही सीमित रहता है, तो वो उतना शिक्षा का विस्तार उसको नहीं हो पाता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि विद्यालय भी क्या है, एक समाज का हिस्सा है। जिस तरीके से समाज की प्राथमिक इकाई परिवार होती है तो वो भी क्या है, विद्यालय भी एक इकाई है। तो हर एक इकाइयों से या हर एक स्टेपों से होकर के बालक को गुजरना पड़ता है और आप देखे होंगे कि उसी तरीके का वो समाज का भी निर्माण करता है। तो शिक्षा में, शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा, दूसरी बात समाज शास्त्रियों ने प्रस्तुत किया कि शिक्षा अविरत प्रक्रिया है ना। अविरत का मतलब ये है, दूसरा तथ्य जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि शिक्षा जो है समाज में सदैव चलती रहती है, या कह सकते हैं निरंतर चलती रहती है। जब कोई बालक पैदा हो रहा है तब से लेकर के जब तक बच्चा वो वृद्धावस्था में जाता है या मृत्यु पर्यंत तक, जो हमने बात कहा था, ये शिक्षा तब तक चलती रहती है ना। तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो होता है वो क्या है, अविरत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक मनुष्य रहेगा, शिक्षा दीक्षा लेगा, पठन पाठन उसका चलेगा, तब तक तो शिक्षा चलेगा ही। लेकिन उस शिक्षा के उपरांत भी जिस समाज में रह रहा है वहाँ पे भी अपने छोटों से, बड़ों से, गुरुओं से बहुत कुछ सीखता है। और ये सीखने की जो प्रक्रिया है वो औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों रूपों में कहीं ना कहीं सदैव चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यालय में ही जो टीचर पढ़ा दिया वही सिर्फ सीखना है। सीखने की जो प्रक्रिया है हम अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदारों नातेदारों से भी सीखते हैं। समाज में अगर जा रहे हैं तो सब्जी जो खरीदते हैं उससे भी हम सीखते हैं, है कि नहीं। राह चलते कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे देता है तो हम उससे भी सीखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक आयु या एक अवस्था तक ही हमें सीखते हैं, नहीं, हम जब तक इस धरती पे रहते हैं तब तक ये हमारे सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए शिक्षा को हम क्या कहते हैं, या समाजशास्त्री क्या कहते हैं, कि शिक्षा अविरत प्रक्रिया है, प्यारे बच्चों। ठीक है,
समाजशास्त्रियों ने तीसरी जो बात बताई वो शिक्षा है द्विध्रुवी प्रक्रिया है ना। अब दो ध्रुव का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके दो ध्रुव होते हैं ना। एक तो वो जिसके द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है या फिर सिखाया जा रहा है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि शिक्षक। एक ज्ञान देने वाला और एक ज्ञान, दूसरा ध्रुव है जो ज्ञान ग्रहण करने वाला है, ठीक है। तो दूसरा ध्रुव होता है छात्र, और इन्हीं दोनों के बीच में ही ये अंतःक्रिया चलती है, या कह सकते हैं इन्हीं के दोनों के बीच की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, दो ध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं, या दो पक्षीय प्रक्रिया भी कहते हैं, जो ज्ञाता और अज्ञाता के बीच में कहीं ना कहीं ये चलता है। एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक माने जाते हैं, समाजशास्त्री भी हैं, जॉन डीवी महोदय। जॉन डीवी भी इसी को कहीं ना कहीं बात करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा क्या है, दो मुखी प्रक्रिया है या दो ध्रुवी प्रक्रिया है, ठीक बात। चौथा है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा मनुष्य का जो है वो जन्मजात जो होता है वो पशुवत व्यवहार करता है मनुष्य, और पशु के ही समान होता है। जैसे मैंने कहा ना कि कोरा कागज होता है। बच्चे को अगर आप उठा करके जंगल में रख देंगे तो वो जंगल के जिनके संपर्क में आएगा वो उसके जैसा व्यवहार करने लगेगा। अगर आप एक छोटे बच्चे को आप किसी चोर डकैत के पास रख देंगे तो वो जैसा सीखेगा वैसा व्यवहार करेगा। और एक अच्छे आप ईमानदार या सभ्य अगर समाज में आप उसको रख देते हैं तो उस तरीके का व्यवहार करता है, ठीक है। तो जिस तरीका का परिवेश या वातावरण आप देंगे, समाज देंगे, उस तरीके का उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा क्या है, विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये सुनिश्चित करता है बच्चे का व्यवहार, उस समाज का व्यवहार, बच्चे के साथ जैसा जैसा व्यवहार किया जाएगा वो वैसा सीखेगा। और बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, उनका मानना है कि जो सीखना है वो बहुत सारे लोगों ने शिक्षा लेने के लिए विद्यालय नहीं गए, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो उनका ज्ञान जो है वो विद्यालय से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, समाज हमें बहुत कुछ सिखाता है। जिस वातावरण में हम हैं उस वातावरण से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो जरूरी नहीं है उसके लिए विद्यालय, ठीक है। ये समाजशास्त्रियों का कहना है। और कहते हैं कि आप बच्चे को जिस तरीके का समाज देंगे उसी तरीके का वो अनुसरण करेगा, पहले सुनेगा ना, फिर आत्मसात करेगा और उसी तरीके का वो व्यवहार करने लगेगा ना, अर्जित करता है, तो उसी तरीके का उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा क्या है, विकास की प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए कि जैसे अगर कहा जाए, या एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है साइकोलॉजी में, कि एक बालक को बचपन में ही एक भेड़िया जो है वो जंगल में लेके चला गया, जो कि नवजात शिशु था। भेड़िया जो है वो उसको अपने मुंह में भर करके लेके चला जाता है, ठीक। अब कुछ समय पश्चात जैसे जैसे समय बीतता है, वो भेड़िया जिस तरीके का बोलता है, जिस तरीके का व्यवहार करता है, अब बच्चे का समाज देखिए क्या हो गया, भेड़िए का जो समूह है, जो झुंड है, वही उस बच्चे का समाज हो गया, ठीक है। तो अब भेड़िया जिस गुफा में रहते हैं उस तरीके का खाना रहना, भेड़िए जिस वातावरण में रहते हैं उस तरीके के वातावरण में उस बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और जो भोजन है धीरे धीरे उस तरीके का उस बच्चे का भी भोजन हो जा रहा है, शारीरिक रूपरेखा भी धीरे धीरे उसी तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है ना। एक समय पश्चात ऐसा आता है कि वो बालक का जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास है वो उसी के समाज का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, तो उसी तरीके का उसका जो डेवलपमेंट होना था वो उसी प्रकार का हुआ, ठीक है। तो मनुष्य के जो आचार विचार जो होते हैं, जो अनुकरण करता है, जिस समाज में रहेगा उसी प्रकार का वो अनुकरण प्यारे बच्चों करता है। तो वही उसकी क्या है, शिक्षा का विकास की प्रक्रिया जो होते हैं वो डेवलपमेंट की मानी जाती है। उसके पश्चात जब बात करते हैं शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है ना, तो शिक्षा के द्वारा जो मनुष्य होता है वो अपने समाज का निर्माण करता है ना। जैसी उसको शिक्षा दी जाएगी वैसे वैसे उस समाज का वो निर्माण करेगा। अगर उसका शिक्षा अच्छा है तो सभ्य समाज,
सुसंस्कृत समाज या योग्य नागरिकों का समाज निर्मित होगा। अगर उसकी शिक्षा वैसी नहीं है तो वैसा शिक्षा शायद उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। और यही शिक्षा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी तक भी उसको स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, गतिशील करते हैं, मतलब वहाँ तक हम पहुँचाते हैं। तो जो हमारे यहाँ का रहन सहन है, खान पान है, रीति रिवाज है, पहनावे हैं ना, उस तरीके का हम आचरण करते हैं, उस तरीके का हम व्यवहार करते हैं, और यही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी संदेश देते हैं, या फिर आने वाली पीढ़ी को भी हम ट्रांसफ़र करते हैं कि हमारा इसी प्रकार का समाज रहा है, इसी प्रकार की हमारी संस्कृति रही है, इसी प्रकार का हमारा सभ्यता रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके का हम उस समाज को भी गति प्रदान करते हैं। तो शिक्षा जो है, शिक्षा के माध्यम से, या कह सकते हैं शिक्षा के द्वारा ही हम अपने सभ्य समाज का या सभ्य समाज को गति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा भी ये समाजशास्त्रियों का मानना है कि आपकी जिस प्रकार की शिक्षा रहेगी, आप उसी प्रकार की शिक्षा अपने आने वाली पीढ़ी को प्रदान करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके पश्चात शिक्षा का जो सामाजिक संप्रत्यय है, कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, उसको भी देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले परिभाषा है बी.एन. झा का। ठीक है प्यारे बच्चों, बी.एन. झा क्या कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। ठीक, जो हमने पहले भी बता रखा कि ये क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है। और कौन सी प्रक्रिया? सोद्देश्य प्रक्रिया, जिसका एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? शिक्षा देना, ज्ञान देना। ठीक है, और एक सामाजिक कार्य है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि एक सामाजिक कार्य भी होता है। ठीक है, जो कोई समाज अपने हित के लिए करता है। जब हम क्या, शिक्षा क्या एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है। हम समाज में रह कर के वो कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज सभ्य हो, सुसंस्कृत हो ना, अपने रीति रिवाजों को समझने वाला हो। तो ऐसे हम कार्य समाज में भी करते हैं, जिससे हमारे संस्कृति का, सभ्यता का कहीं ना कहीं विकास हो। तो कोई कार्य जो करते हैं वो अपने हित के लिए करते हैं। हित का मतलब जिससे हम राष्ट्र हित कर सकें, हम अपने देश की उन्नति कर सकें, ऐसा कहीं ना कहीं कार्य हम करते हैं। तो इसलिए शिक्षा क्या है? समाज के हित के लिए किया गया कार्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कौन कहता है? बी.एन. झा महोदय कहते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात दूसरी परिभाषा है जो ओटावे महोदय के अनुसार, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के बीच की अंतःक्रिया है, जो व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है। ठीक है, बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो व्यक्तियों और जो व्यक्तियों का समूह होता है, उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं ये होता है ना, सामाजिक जो समूह होता है। क्योंकि जहाँ पर भी व्यक्ति निवास करता है, अगर आप देखेंगे तो पहले जो मनुष्य था, जो हम विकास की बात कर रहे थे, तो उसका उस तरीके का विकास हुआ था जहाँ पर अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, पाषाण काल की बात करें, तो उस समय जो मनुष्य का समाज था वो सिर्फ अकेला रहता था, जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था ना, और उसी तरीके का उसका एनवायरनमेंट था। फिर जैसे जैसे उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या किया, आविष्कार या खोज करना प्रारंभ किया, ठीक उसी तरीके से अब उसको जानवरों से सेफ्टी के लिए उसने क्या किया, आग का निर्माण किया, भून करके खाने लगे सब लोग। फिर उसी प्रकार से वो अपनी जान की सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, जान को बचाने के लिए एक झुंड में रहने लगते हैं, और जो झुंड होता है वही उनका समाज का निर्माण करता है ना। अब झुंड में रहने लगे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने तन को ढकने के लिए क्या किए, पत्ते से ढकते थे, फिर उसके बाद कपड़े का निर्माण किए ना, कपड़े पहनने लगे, या तन को ढकने के लिए कह सकते हैं कि कपड़ों का निर्माण होने लगा। फिर उसी प्रकार से उस समाज का डेवलपमेंट होने लगा, और धीरे 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 आप देखिए कि उसी समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, बीच में अंतःक्रिया कर रहे हैं ना। तो एक समाज ही है जो व्यक्ति के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य को निर्धारित करता है, या उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो जब कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जा सकता है, शिक्षा के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। जो मैंने अपने परिभाषाओं में भी बताया कि जो कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं
उसी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उस निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके करते हैं, वही हमारे लिए क्या है, शिक्षा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो मैंने आप लोगों को बताया वो दार्शनिक संप्रत्यय के अनुसार परिभाषा बताया, फिर उसके बाद सामाजिक संप्रत्यय के अनुसार परिभाषा बताया। अब कुछ मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो क्लास लूँगा उसमें कुछ जो राजनैतिक विद्वान हैं उनके अनुसार शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है, जो कुछ अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है, और जो कह सकते हैं कि एक और बचता है ना, समाजशास्त्री हो गए, और आपके शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार क्या है, वो आपको अगले वीडियो में या अगले क्लास में मैं आप लोगों को व्याख्या दूंगा और प्रस्तुत करूंगा। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और शिक्षा के बारे में आप कितना जान पाए, कितना समझ पाए, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अगले क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर होकर के आइएगा, ताकि आपका जो प्रश्नीकरण रहे मैं उसका समाधान कर सकूं। तो जो मैं आप अगला क्लास लूँगा वो आप लोगों को मैं शिक्षा का जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। फिर उसके पश्चात शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, संकुचित अर्थ है, या शिक्षा के जो और भी अर्थ निकाले जाते हैं वहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों।